आज की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें कई परतें और रहस्य छिपे हुए हैं। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जिले कांगड़ा से शुरू होती है, जहां पहाड़ों के बीच स्थित एक होटल होटल विशाल इस घटना का केंद्र बनता है। तारीख थी 15 फरवरी 2011, यानी लगभग 13 साल पहले की बात। उस समय सर्दी का मौसम था और फरवरी का महीना अपने ठंडे तेवर दिखा रहा था। होटल के कमरे नंबर 517 में एक कपल ठहरा हुआ था, एक लड़की और एक पुरुष। वे दोनों वहां एक दिन पहले ही आए थे। रात में उन्होंने होटल में आराम किया और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अगली सुबह जब नाश्ते का समय हुआ तो काफी देर तक वे कमरे से बाहर नहीं आए। होटल के वेटर और हाउसकीपिंग स्टाफ ने समय पर सेवा देने के लिए दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद गेस्ट देर तक सो रहे होंगे, इसीलिए थोड़ी देर इंतजार किया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और दोपहर होने लगी, होटल स्टाफ को शक होने लगा। अक्सर इस तरह के मामलों में जब कमरे का दरवाजा नहीं खुलता तो कुछ अनहोनी की आशंका होती है। शक बढ़ने पर होटल के कर्मचारियों ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मामला गंभीर लगने लगा। चूंकि कांगड़ा एक पहाड़ी इलाका है और होटल का डिजाइन ऐसा था कि खिड़कियां भी पीछे की तरफ थीं, एक स्टाफ सदस्य ने पीछे से खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की। जब वह खिड़की से अंदर झांकता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसने देखा कि कमरे के अंदर बेड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी और बिस्तर खून से पूरी तरह लथपथ था। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसने तुरंत दूसरों को बुलाया। यह घटना होटल के शांत माहौल को झकझोर कर रख देती है। आगे क्या होता है? पुलिस को बुलाया जाता है, जांच शुरू होती है और इस मर्डर मिस्ट्री के कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो इस मामले को और भी पेचीदा बना देते हैं। होटल स्टाफ की चीख सुनकर बाकी कर्मचारी भी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वे फौरन स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस के आने से पहले होटल स्टाफ मास्टर की मदद से कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। कमरे का दृश्य दिल दहला देने वाला था। बेड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास लग रही थी। उसे बेहद क्रूरता से मारा गया था। शरीर पर चाकू से वार के कई गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि हमलावर ने जानबूझकर उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की थी ताकि उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। हालांकि चेहरे का कुछ हिस्सा अब भी पहचान के काबिल था। पुलिस मौके पर पहुंचते ही अपनी जांच शुरू करती है। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि कमरे में कौन कौन ठहरा हुआ था। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इस कमरे में एक महिला भी उस व्यक्ति के साथ ठहरी थी, लेकिन वह महिला सुबह से लापता थी। इस जानकारी के बाद पुलिस का पहला शक उस महिला पर जाता है। वह कौन थी? क्या वह हत्या में शामिल है या वह खुद किसी खतरे में है? इसके बाद मृत व्यक्ति की पहचान करना पुलिस की प्राथमिकता बन जाती है। कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहां ऐसा कोई सामान नहीं मिलता जो मृतक की पहचान साबित कर सके। कोई आईडी प्रूफ या अन्य दस्तावेज मौजूद नहीं थे। अंततः पुलिस होटल के रजिस्टर की जांच करती है। रजिस्टर में कमरे के बुकिंग डिटेल्स दर्ज थे। उसमें एक नाम और दिल्ली के एक इलाके का पता लिखा हुआ था। हालांकि पता काफी बड़ा और सामान्य सा था, जिससे ठोस जानकारी मिलना मुश्किल था। पुलिस अब इस सुराग के सहारे आगे की जांच शुरू करती है। पुलिस ने होटल रजिस्टर से मिले पते को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और वहां जांच करने का अनुरोध किया। लेकिन जब दिल्ली पुलिस उस पते पर पहुंची तो पता चला कि वह फर्जी था। यह नई जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ी बाधा बन गई। अब उनके पास न तो मृतक की पहचान थी और न ही वह महिला जो गायब थी का कोई सुराग। पुलिस के सामने कई चुनौतियां खड़ी थीं। होटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे क्योंकि यह एक छोटा होटल था। इससे पुलिस के पास कोई वीडियो फुटेज नहीं था जो उनके काम आ सके। उनके पास बस मृत व्यक्ति की एक अधूरी सी तस्वीर थी जो चाकू के वार से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सबसे पहले मृतक की पहचान करने की कोशिश शुरू की। स्थानीय अखबारों में इस घटना की खबर छपवाई गई, साथ ही मृतक की तस्वीर भी प्रकाशित की गई ताकि कोई उसे पहचान सके। लेकिन दिन गुजरते गए, 2, 3, 4, फिर 10 दिन और कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया यह बताने के लिए कि वह मृतक कौन है। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। हर सुराग को खंगाला जा रहा था, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। बार बार पुलिस होटल जाकर कमरे की जांच करती रही। 517 नंबर के कमरे में जो कुछ हुआ था
उस पर बारीकी से गौर किया गया। पुलिस ने सोचा कि अगर किसी को इतने चाकू मारे गए हैं तो पीड़ित ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष जरूर किया होगा। इस दौरान चिल्लाने या मदद मांगने की कोशिश की होगी। ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया। आसपास के कमरों में ठहरे लोगों ने किसी तरह की आवाज क्यों नहीं सुनी? क्या कमरे की दीवारें इतनी मोटी थीं या फिर किसी और कारण से शोर दब गया? पुलिस ने यह जानने के लिए कमरे के आसपास के हिस्सों का मुआयना शुरू किया। उन्होंने यह जांच की कि रूम नंबर 517 के पास कौन-कौन से कमरे थे और वहां कौन-कौन ठहरा था। क्या किसी ने उस रात कुछ अजीब महसूस किया? क्या किसी ने आवाजें सुनी? यह पहलू अब जांच का अहम हिस्सा बन गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कमरे नंबर 517 के ठीक बगल का कमरा खाली था, लेकिन 517 के ठीक सामने यानी कमरे नंबर 516 में दो युवक ठहरे हुए थे। ये दोनों लगभग 30-35 साल की उम्र के थे और उन्होंने भी 14 फरवरी को ही होटल में चेक इन किया था। उसी दिन जब 517 के मेहमान पहुंचे थे, पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछा कि ये दोनों व्यक्ति अब कहाँ हैं। पता चला कि 15 फरवरी को, जिस दिन यह घटना घटी, वे सुबह होटल से बाहर गए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे दोनों वापस लौटे ही नहीं। उन्होंने न तो चेकआउट किया और न ही कोई सूचना दी। उनके कमरे की तलाशी लेने पर वहां से कोई सामान भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वे जानबूझकर होटल छोड़कर भाग गए थे। ये बात पुलिस के लिए बेहद संदिग्ध थी। उन्होंने होटल स्टाफ से पूछताछ की कि क्या उन दोनों के बारे में कोई जानकारी दर्ज की गई थी। स्टाफ ने बताया कि चूंकि उन्होंने पहले ही एडवांस भुगतान कर दिया था, इसलिए होटल ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। यह एक सामान्य लापरवाही थी जो छोटे होटलों में अक्सर देखने को मिलती है। जब भुगतान एडवांस में हो जाता है तो कई बार यह नहीं देखा जाता कि मेहमान कब बाहर जा रहे हैं। हालांकि होटल के नियमों के अनुसार अगर कोई बिना चेकआउट किए होटल छोड़ देता है तो स्टाफ उन्हें रोकता है या कम से कम पूछताछ करता है। लेकिन चूंकि उनके पास कोई सामान नहीं था और वे पैसे पहले ही दे चुके थे, इसलिए होटल के कर्मचारियों ने उन्हें जाने दिया। पुलिस ने अब इन दोनों व्यक्तियों को खोजने को प्राथमिकता दी। सवाल यह था कि क्या इनका इस हत्या से कोई सीधा संबंध था या ये महज संयोग था कि वे घटना वाले दिन गायब हो गए। उनकी पहचान और पता लगाने के लिए पुलिस ने होटल रजिस्टर में दर्ज नामों और एड्रेस का सहारा लिया, लेकिन शुरुआती जांच में इनकी जानकारी भी संदिग्ध लग रही थी। पुलिस को शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। रूम नंबर 516 में ठहरे दोनों व्यक्तियों की पहचान भी एक बंद गली में जा चुकी थी। होटल रजिस्टर में उनके नाम और पते दर्ज थे, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि उनके दिए गए पते भी फर्जी थे। सीसीटीवी कैमरों की गैर मौजूदगी ने पुलिस के काम को और मुश्किल बना दिया। इस तरह कई दिनों तक पुलिस के हाथ खाली ही रहे। हत्या के 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। न तो मृतक की पहचान हुई थी और न ही उसके साथ रह रही महिला का कोई सुराग मिला। पुलिस के पास बस अखबार में छपी मृतक की तस्वीर और घटना का खौफनाक विवरण था, लेकिन यह काफी नहीं था। 15 दिनों की असफलता के बाद अचानक एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक परिवार कांगड़ा पहुंचा और सीधे पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने अखबार में छपी तस्वीर देखकर दावा किया कि मृतक उनके परिवार का सदस्य है। उस परिवार ने बताया कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति सुरेंद्र पाल है। उन्होंने सुरेंद्र पाल की पहचान की पुष्टि की और कहा कि वह उनके भाई हैं। परिवार के बाकी रिश्तेदार भी उनके साथ थे। वे पंजाब के होशियारपुर जिले से आए थे। यह पुलिस के लिए पहली बड़ी सफलता थी। मृतक की पहचान हो जाने से अब मामले में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो रहा था। पुलिस को अब सुरेंद्र पाल की पृष्ठभूमि, उनके रिश्तों और उनके कांगड़ा आने के कारणों की जांच करनी थी। पुलिस ने सुरेंद्र पाल की फैमिली से पूछताछ शुरू की। उन्होंने पूछा कि सुरेंद्र पाल कांगड़ा क्यों आए थे, उनके साथ महिला कौन थी और क्या उनके किसी दुश्मन से खतरा था। इस नई जानकारी ने मामले की दिशा को बदल दिया और अब पुलिस को उम्मीद थी कि वे हत्या के रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। सुरेंद्र पाल की पहचान होने के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने की दिशा में तकनीकी उपायों का सहारा लिया। हत्या के आसपास कोई सीधा सुराग नहीं था, गायब महिला का कोई पता नहीं था और सामने वाले कमरे में ठहरे दो युवक भी बिना कोई जानकारी दिए गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस ने तय किया कि होटल के आसपास की गतिविधियों पर नजर डालते हुए मोबाइल फोन डेटा को खंगाला जाए। पुलिस ने 14
और 15 फरवरी की रात विशाल होटल के आसपास एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों का कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। यह पता लगाने की कोशिश की गई कि घटना के दौरान कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, किस किस नंबर से कॉल किए गए और किसे कॉल प्राप्त हुए। शुरुआती जांच में सैकड़ों नंबर सामने आए, जिनकी छानबीन करना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस ने धीरे धीरे इस डेटा को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया। सबसे पहले सैकड़ों नंबरों में से 50 नंबर चुने गए, जो सबसे ज्यादा कॉलिंग या एक्टिविटी वाले थे। इसके बाद इन 50 नंबरों में से 10 नंबर और छांटे गए, जिनसे घटना की रात सबसे ज्यादा कॉल किए गए थे। जांच के दौरान अधिकांश नंबर होटल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों, होटल के स्टाफ या सामान्य नागरिकों के थे, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिसने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह नंबर न तो होटल स्टाफ का था, न ही स्थानीय लोगों का। सबसे खास बात यह थी कि 14 फरवरी की रात से लेकर 15 फरवरी की सुबह तक इस नंबर से बार बार कॉल किए और प्राप्त किए गए थे। इस नंबर की गतिविधि संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने इसे प्राथमिकता के आधार पर जांचना शुरू किया। इस नंबर के मालिक की पहचान करने, उसकी कॉल हिस्ट्री खंगालने और यह पता लगाने का काम शुरू हुआ कि इस नंबर का उपयोग कौन कर रहा था और यह होटल के पास कैसे एक्टिव था। यह नंबर, जो हत्या के समय एक्टिव था और जिसके कॉल डेटा ने पुलिस का ध्यान खींचा था, अब बंद हो चुका था। यह स्थिति और रहस्यमयी हो गई, क्योंकि घटना के बाद से इस नंबर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसी दौरान 15 दिन बीतने के बाद होशियारपुर से सुरेंद्रपाल की फैमिली कांगड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने अखबार में छपी तस्वीर और खबर के आधार पर मृत व्यक्ति की पहचान सुरेंद्रपाल के रूप में की। उन्होंने बताया कि सुरेंद्रपाल होशियारपुर का रहने वाला था और दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम नरेंद्र कौर था। लेकिन एक अहम सवाल था, सुरेंद्रपाल कांगड़ा क्यों आया था? उसकी फैमिली को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वह दिल्ली में अपनी नौकरी छोड़कर हिमाचल के इस छोटे से होटल में क्यों ठहरा था। और सबसे ज्यादा संदेह उस महिला पर था जो होटल में उसके साथ थी और घटना के बाद से गायब थी। घर वालों ने भी बताया कि उन्हें इस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने जब परिवार से बात की तो उन्हें वह संदिग्ध मोबाइल नंबर दिखाया गया, जिसे उन्होंने अपनी जांच में शॉर्टलिस्ट किया था। परिवार से पूछा गया कि क्या वे इस नंबर को पहचानते हैं। जैसे ही सुरेंद्रपाल की फैमिली ने यह नंबर देखा, उनकी प्रतिक्रिया से पुलिस चौंक गई। उन्होंने बताया कि यह नंबर सुरेंद्रपाल की पत्नी नरेंद्र कौर का है। ये बात सुनकर पुलिस के साथ साथ परिवार भी हैरान रह गया। सवाल यह था कि नरेंद्र कौर का मोबाइल कांगड़ा के उस होटल में कैसे पहुंचा जहां सुरेंद्रपाल की हत्या हुई थी। नरेंद्र कौर ने हमेशा दावा किया था कि वह घटना के समय होशियारपुर में थी, लेकिन अब यह बात सामने आ गई थी कि सुरेंद्रपाल की मौत के समय उसके मोबाइल का इस्तेमाल कांगड़ा में हुआ था। अब जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने नरेंद्र कौर से पूछताछ की योजना बनाई। अब सवाल यह था कि क्या नरेंद्र कौर का इस हत्या से कोई संबंध था? अगर हाँ, तो उसने ये सब क्यों और कैसे किया? और अगर नहीं, तो उसका मोबाइल होटल के कमरे में कैसे पहुंचा? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने सुरेंद्रपाल और नरेंद्र कौर के बीच के रिश्तों, उनकी दिनचर्या और पिछले कुछ महीनों में उनके जीवन के सभी पहलुओं को खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम बात पता चली। 14 और 15 फरवरी को नरेंद्र कौर को होशियारपुर में किसी ने नहीं देखा था। उसने लोगों से कहा था कि उसकी तबीयत खराब है या वह किसी से मिलने गई है, लेकिन शहर से बाहर नहीं। फिर भी उसकी उपस्थिति का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम ने होशियारपुर में गहन जांच शुरू की। जब पुलिस ने नरेंद्र कौर से पूछताछ की तो उसने पूरी तरह से किसी भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पति को दिल्ली में होना चाहिए था। कांगड़ा जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन पुलिस के पास एक ठोस सुराग था, वही मोबाइल नंबर जो सुरेंद्रपाल की मौत के समय एक्टिव था और जिससे कॉल किए गए थे। नरेंद्र कौर के बयानों में विरोधाभास और पुलिस को उसके खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर उसे आधिकारिक तौर पर हिरासत में ले लिया गया और कांगड़ा ले जाया गया। कांगड़ा पहुंचने के बाद पुलिस ने होटल के स्टाफ को बुलाया और नरेंद्र कौर से उनका आमना सामना करवाया। जैसे ही होटल के कर्मचारियों ने उसे देखा, उन्होंने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी की रात को रूम नंबर 517 में सुरेंद्रपाल के साथ यही महिला ठहरी थी। यह खुलासा पुलिस के लिए बहुत बड़ा था। अब तक नरेंद्र कौर ने इस बात से इनकार किया था कि वह कांगड़ा गई थी या होटल विशाल में रुकी थी।
लेकिन होटल स्टाफ के बयान ने उसकी झूठी कहानी की पोल खोल दी। इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र कौर से पूछताछ का दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने सुरेंद्रपाल की हत्या, होटल में उसकी उपस्थिति और उसके मोबाइल नंबर के इस्तेमाल को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। इस दौरान पुलिस ने उस मोबाइल नंबर से की गई कॉल्स का भी विवरण खंगाला। ये स्पष्ट हो गया कि 14 और 15 फरवरी की रात उस मोबाइल का उपयोग होटल के आसपास हुआ था। इससे यह और भी पुख्ता हो गया कि नरेंद्र कौर ने हत्या की रात सुरेंद्रपाल के साथ होटल में समय बिताया था। अब पुलिस के पास सुरेंद्रपाल की हत्या में नरेंद्र कौर की भूमिका को लेकर मजबूत संदेह था। लेकिन सवाल यह था कि क्या उसने अकेले यह सब किया या उसके साथ कोई और भी था। यह मामला धीरे धीरे गहराता जा रहा था और पुलिस को यकीन था कि उनके पास इस हत्या की गुत्थी सुलझाने की शुरुआत हो चुकी है। फिर नरेंद्र कौर ने सब कुछ बता दिया। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो कुछ इस प्रकार थी। नरेंद्र कौर और सुरेंद्रपाल की शादी 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू से ही सामान्य नहीं थी। नरेंद्र कौर खुद को एक पारंपरिक जीवन में बंधा हुआ नहीं महसूस करती थी और उसकी मानसिकता काफी आजाद ख्याल थी। सुरेंद्रपाल, जो दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, अक्सर दिल्ली में ही रहता था, जिससे उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। इस दौरान नरेंद्र कौर के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उसने अपने पड़ोसी जगदीश से प्यार करना शुरू किया। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और भावनात्मक रिश्ता बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन करीब 6-7 महीनों बाद उसी मोहल्ले में रहने वाले एक और लड़के भूपेंद्र से भी नरेंद्र को प्यार हो गया। अब नरेंद्र कौर ने 2 अलग-अलग लड़कों से प्यार करना शुरू किया और ये दोनों ही लड़के जानते थे कि वह दोनों से प्यार करती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक लड़का दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता था, बल्कि दोनों को इस रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी और वे दोनों किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे थे। समय बीतने के साथ जैसे-जैसे इन रिश्तों की सच्चाई सामने आने लगी, आसपास के लोग इस असामान्य संबंध को देखकर हैरान रह गए थे। कई बार पड़ोसियों ने इन तीनों को एक साथ देखा और यह बात इलाके में फैलने लगी। फिर यह खबर सुरेंद्र के कानों तक पहुंची कि उसकी पत्नी नरेंद्र कौर और उसके दोनों प्रेमी के बीच का रिश्ता अब खुलकर सामने आ चुका था। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने नरेंद्र कौर को समझाया, डांटा और धमकी दी कि वह इन दोनों से मिलना जुलना छोड़ दे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर वह इन दोनों से मिलती रही तो उनका रिश्ता टूट सकता है। इसके बाद सुरेंद्र ने अपने घर वालों को भी इस बारे में बताया और कहा कि इस पर नजर रखें। यह स्थिति नरेंद्र कौर को बहुत बुरी लगी। उसे यह सब सहन नहीं हुआ और उसने अपने दोनों प्रेमियों से बातचीत की कि अब क्या किया जाए। तीनों के बीच एक योजना बनी कि अगर सुरेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उनकी जिंदगी आराम से चल सकती थी। नरेंद्र कौर ने सुरेंद्र को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने सुरेंद्र को यह कहकर कन्विंस किया कि वह कांगड़ा के एक प्रसिद्ध मंदिर में जाना चाहती है, जहां वह मन्नत मांगने के लिए जाएगी। उसने सुरेंद्र को बताया कि कांगड़ा में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह अपनी जिंदगी में फिर से केवल सुरेंद्र को ही अपना साथी मानेगी, लेकिन यह सब गुप्त रखना पड़ेगा। सुरेंद्र को इस प्रस्ताव ने आकर्षित किया और वह मान गया। नरेंद्र कौर ने उसे कहा कि वह कांगड़ा पहुंचने के बाद उससे मिलेगी, जबकि वह दिल्ली से सीधे कांगड़ा जाएगी। सुरेंद्र ने भी इसी पर सहमति जताई और कांगड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। ये सब कुछ पहले तो सामान्य लगा, लेकिन पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। नरेंद्र कौर और उसके प्रेमियों ने मिलकर सुरेंद्र को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था और अब वह योजना पूरी होने की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद नरेंद्र कौर ने कांगड़ा में होटल विशाल में खुद ही रूम बुक कराया, लेकिन यह बुकिंग फर्जी नाम से की। जब वह कांगड़ा पहुंची तो उसने रूम नंबर 517 बुक किया। इस कमरे के सामने रूम नंबर 516 था और वह इस कमरे में अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए आई थी। इसके बाद नरेंद्र कौर ने अपने दोनों प्रेमियों को भी कांगड़ा बुलाया, जिनके बारे में सुरेंद्र को कोई जानकारी नहीं थी। दोनों को पहले से ही सब कुछ पता था और रूम नंबर 516 भी नरेंद्र कौर ने ही बुक किया था। जब दोनों रूम में पहुंचे तो उन्होंने सुरेंद्र को यह बताकर बेहोश करने की योजना बनाई कि वह उसे चाय में कुछ मिलाकर पिलाएगी। चाय में बेहोशी की दवा पहले से ही दोनों प्रेमियों ने लेकर रखी थी। जैसे ही सुरेंद्र ने चाय पी, वह बेहोश हो गया। अब जब सुरेंद्र बेहोश हो गया तो नरेंद्र कौर ने रूम नंबर 516 का दरवाजा खोला और अपने दोनों प्रेमियों को अंदर बुलाया।
जैसे ही दोनों अंदर आए, उन्होंने सुरेंद्र पर हमला किया। हमला चाकू से किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि सुरेंद्र का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया जाए ताकि उसकी पहचान न हो सके। इस तरह उन्होंने सुरेंद्र को मारने की साजिश को अंजाम दिया ताकि कांगड़ा में किसी को यह पता न चले कि उसने वहां क्या किया और उसकी लाश का कोई सुराग न मिले। यह एक खतरनाक साजिश थी जिसमें नरेंद्र कौर और उसके दोनों प्रेमियों ने मिलकर सुरेंद्र की हत्या करने की योजना बनाई थी। यह कहानी एक बीवी की थी जिसने अपने पति को प्यार और इश्क के चक्कर में खो दिया। अपनी दो प्रेमियों के साथ वह न केवल अपने पति को धोखा दे रही थी, बल्कि उसकी हत्या करने की योजना भी बनाई थी। नरेंद्र कौर और उसके दोनों प्रेमियों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनकी पूरी योजना को नाकाम कर दिया। नरेंद्र कौर ने अपने पति सुरेंद्रपाल को मारने के बाद सुबह के समय अपने दोनों प्रेमियों भूपेंद्र और जगदीश को होटल से बाहर भेज दिया और खुद भी होशियारपुर लौट गई। इस पूरी योजना में एक बात जो उनके खिलाफ गई वह थी मोबाइल का इस्तेमाल। नरेंद्र कौर ने अपने मोबाइल से कई कॉल किए जो उसके लोकेशन को कांगड़ा से जोड़ते थे। अगर उसने अपना मोबाइल न इस्तेमाल किया होता तो शायद पुलिस के लिए उसका कांगड़ा में होना साबित करना और भी मुश्किल हो जाता, लेकिन इस छोटी सी गलती ने सब कुछ उजागर कर दिया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की और नरेंद्र कौर की गिरफ्तारी हो गई। बाद में पुलिस ने उसके दोनों आशिकों को भी गिरफ्तार किया और तीनों पर केस चलाया गया। यह एक दिलचस्प और खौफनाक कहानी है जिसमें इश्क और धोखा की परतें खुलती हैं और एक मोबाइल कॉल की वजह से एक हत्या का मामला सुलझता है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।